फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल डियर स्टूडेंट्स पर। आज 9th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और आंसर साथ में उसकी व्याख्या भी देखने को मिलेगा और यह फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको निश्चित रूप से चैप्टर फर्स्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशनल कोट है, ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। तो इसी कोट के साथ आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो उसका उत्तर बी है 1789, 1789। 1789 में फ्रांस में आज़ादी के लिए क्रांति हुई। इस समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था। दूसरा प्रश्न है, लिब्रे क्या था? तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता था। फ्रांस की मुद्रा को 1794 ईस्वी में इस मुद्रा को समाप्त कर दिया गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वर्तमान में फ्रांस के मुद्रा को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो अभी ऊपर की व्याख्या में हमने देखा लुई 16वां का शासन था। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेट से क्या अभिप्राय था? तो एस्टेट फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन था। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में। तो फ्रांस का समाज प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग होते थे, दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, ये सभी आते थे। मजदूर, नौकर, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? तो अभी व्याख्या में दूसरे में हमने देखा, दूसरे में कुलीन वर्ग के लोग थे। नेक्स्ट है कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो तृतीय स्टेट में कुलीन वर्ग, ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कुलीन वर्ग नहीं था। अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान, ये सभी तृतीय स्टेट में आते थे। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत था? तो पादरी प्रथम स्टेट था। तो चर्च का कामकाज देखने वाले को पादरी कहा जाता था। इस प्रकार पादरी प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो 90% जनसंख्या फ्रांस में किसानों की थी। हालांकि 60% भूभाग पर कुलीन, पादरी और तृतीय स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था। भूभाग यानी जमीन पर। इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था? यानी कर देने से छूट किस वर्ग के लोगों को था? तो ऑप्शन में पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील और छोटे किसान हैं। तो पादरी वर्ग को कर देने से छूट था। प्रथम और द्वितीय स्टेट यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों को छूट था, जबकि सिर्फ तृतीय स्टेट के जो वो लोग थे उन्हें ही कर देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? डायरेक्ट टैक्स। तो टाइल जो ऑप्शन बी है ये प्रत्यक्ष कर था। टाइल एक धार्मिक कर हुआ करता था। तो राज्य द्वारा जो सीधे तौर पर लिया जाने वाला कर था उसको टाइल कहा जाता था। टाइल एक धार्मिक कर था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नाम था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो टाइद। तो आपको याद रखना है, टाइद धार्मिक कर था, टाइल एक प्रत्यक्ष कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय 2.8 करोड़ जनसंख्या थी। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी और 1789 में ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। नेक्स्ट है कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? यह एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो जॉन लॉक, ऑप्शन सी में लॉक लिखा है, जॉन लॉक पूरा नाम है। तो ये टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक ने लिखा था। इसमें इन्होंने राज्य के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू।
मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि सत्ता विभाजन की बात किस पुस्तक में की गई या किस लेखक ने कही है। नेक्स्ट है कि स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना। तो फ्रांस में संविधान 1791 ईस्वी में क्रांति के बाद बनकर तैयार हुआ था। और इस असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य था संविधान तैयार करना, जो 1791 में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस गणराज्य कब बना। तो गणराज्य बनता है 1792 ईस्वी में, 1792। 1789 में हुए क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि 1791 में फ्रांस में संविधान बना, 1792 में फ्रांस गणराज्य घोषित हुआ और 1793 में लुई 16वां जो कि शासक था उसको फांसी दे दी गई, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। तो नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बनता है। 1792 में जब फ्रांस का गणराज्य घोषित किया गया और 1793 में लुई 16वां को फांसी दिया गया। तत्पश्चात क्रूर शासक रॉबेस्पियर को भी 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद फ्रांस पर बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस को युद्ध में शामिल होना पड़ा। अंततः सत्ता नेपोलियन के हाथ में आई। उन्होंने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी। तो वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई थी और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। इस युद्ध में नेपोलियन के विरोध में विरुद्ध कौन कौन शामिल थे। तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन सभी की संयुक्त सेना ने मिल करके नेपोलियन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसके लेखक का नाम है रूसो। नेक्स्ट है, तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका या पंपलेट किसने लिखे। तो इसका ऑप्शन है आबेसिये। तीसरा स्टेट क्या है, इस पंपलेट के लेखक कौन है, आबेसिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। तो सक्रिय नागरिक कौन थे। तो सी ऑप्शन सही है, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष, ध्यान रखने की बात है कि पुरुष, महिलाओं को नहीं दिया गया था अधिकार, उन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। और इस प्रकार सक्रिय नागरिकों की संख्या सिर्फ 40 लाख ही थी, जबकि कुल जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब क्या था। तो उत्तर है छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब। क्या था, जैकोबिन क्लब छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। और इसमें और भी लोग थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के गरीब वर्ग से थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी साज, सफाई करने वाला, नौकर, दिहाड़ी मजदूर इत्यादि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे। तो इसका उत्तर है सी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसने जैकोबिन क्लब भी बनाया था। इस लुई 16वां के पतन के बाद भी फ्रांस की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ था। वोट देने का अधिकार मुख्यतः अमीरों को ही था। इसी के बाद जैकोबिन क्लब भी बना, जिसके सदस्य छोटे दुकानदार तथा कारीगर थे और इसी के नेतृत्वकर्ता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक का राज किसने स्थापित किया। तो रॉबेस्पियर ने स्थापित किया। और काल यानी टाइम कब से है, कब से कब तक का है आतंक का राज, 1793 से 1794। 1793 से 94 के बीच के कार्यकाल को फ्रांस में आतंक का राज्य के नाम से जाना जाता है। और आतंक का राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई।
रॉबेस्पियर ने कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के लोग जो उनकी कार्यशैली से असहमति रखते थे उन सबको गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया तथा क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। जो दोषी पाए जाते उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया जाता था। और गिलोटिन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गिलोटिन था जो एक ऐसा मशीन था जिस पे सिर रख करके उसको धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन का नाम था गिलोटिन। ये 2 खंभों के बीच लटकते आरी वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1794 में। 93 से 94 आतंक का राज और 94 में इसको रॉबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? तो 1946 ईस्वी में। बहुत ही लंबे समय के बाद, महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो 1794 ईस्वी में। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में दास प्रथा का उन्मूलन एक था। 1794 में दास प्रथा से संबंधित कानून पारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1793 में कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं? तो इसका सही उत्तर है सोमेत, ऑप्शन डी, सोमेत। सोमेत जैकोबिन समर्थित राजनीतिज्ञ था। उन्होंने महिला क्लबों को बंद करने को उचित ठहराया था। उन्होंने पुरुषों से कहा था पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीति, कर्तव्य, इन सबों पर तुम्हारा साम्राज्य है। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही है तुम्हारा कर्तव्य। तो इस वीडियो में ये 30 प्रश्न व्याख्या सहित दिया गया है। आपके लिए यह बेहद ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।